एक जवान और खूबसूरत लड़की रोड किनारे चाय की दुकान चलाया करती है। वह काफ़ी ज़्यादा गरीब है और एक दिन उसके पास एक अमीर व्यक्ति आता है और आने के बाद पहले तो उसकी चाय की दुकान पर बैठ जाता है, क्योंकि वह रोज़ यहाँ पर आकर चाय पिया करता था। इसके बाद जैसे वो लड़की उसे चाय देने के लिए जाती है तो तभी वो उससे कहने लगता है कि अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ। तो इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि हाँ बताइए आपको क्या कहना है। तो यहाँ पर जो वह लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। इस बात को सुनकर जो वह लड़की होती है पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये लगातार यहाँ पर चाय पीने के लिए आ रहा था, लेकिन आज अचानक से ये शादी के लिए क्यों कह रहा है। कौन था वह लड़का और किस वजह से उस गरीब चाय वाली से शादी के लिए पूछ रहा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है, जिसके घर में उसके माता पिता हैं और वह लोग अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अंजलि के पिता जो कि मेहनत मजदूरी किया करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने अंजलि को अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाया है और उसकी फीस भरकर उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सी नौकरी में लगाना चाहते हैं और वह उनकी इकलौती बेटी है। माता पिता दोनों यही चाहते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर अच्छी तरह से कामयाब हो जाए और यहाँ पर जो अंजलि होती है वो भी उनके सपनों पर खरी उतरती है और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अंजलि 14 साल की होती है तो उसी दौरान उसके पिता की एक हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद घर पर माँ और बेटी दोनों अकेले रह गए थे। इसके बाद दोनों को इस बात का बड़ा दुख होता है, लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वह परिवार की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेती है और वहाँ पर इधर उधर दूसरों के घरों में अपने लिए काम ढूंढने लगती है और कहती है कि बेटी तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और मैं सारा कुछ देख लूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, तेरी फीस का भी इंतजाम हो जाएगा और घर को भी मैं आराम से चला लूंगी। इस बात को सुनकर अंजलि चुपचाप रह जाती है, क्योंकि अभी उसकी उम्र महज 14 साल है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अंजलि अपनी पढ़ाई करने लगती है, माँ दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अंजलि ने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद उसे अब ग्रेजुएशन करनी थी और ग्रेजुएशन के लिए वह एक सस्ता सा कॉलेज ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे से कॉलेज में मुझे पढ़ा सके। तो वह सस्ता सा कोई कॉलेज ढूंढ रही थी जिसके अंदर वह आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर सके। लेकिन तभी अचानक से माँ की तबीयत खराब रहने लगती है, न जाने किन कारणों से, और वह काफी ज्यादा बीमार रहा करती है। बीमारी के चलते वह वहां पर भी नहीं जा पाती है जहां पर वह काम किया करती थी और इसके बाद परिवार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाती है। यानी कि माँ जो कमाया करती थी वह तो बीमार रहने लगी है और अब बेटी कॉलेज पढ़ना चाहती है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए उसे पैसे चाहिए और पैसे भी वो इंतजाम कहां से करे, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे माँ ने बेटी के एडमिशन के लिए इकट्ठा कर रखे थे वो पैसे भी माँ के इलाज में लग जाते हैं। धीरे धीरे 6 से 7 महीने बीतते हैं, लेकिन 6-7 महीनों के अंदर उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। माँ कभी कभार काम पर जा पाती है जब भी कभी उसकी बीमारी ठीक हो जाया करती, लेकिन इस वजह से जिनके घर में वो काम किया करती है वह उसे अपने यहाँ पर आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रेगुलर काम करने वाली चाहिए थी और यह कई कई दिन बीच में बीमार रहा करती है, तो वो लोग इसे अपने काम से हटा देते हैं। अब यह बात देखकर जो अंजलि होती है वो पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ ऐसे कैसे समय व्यतीत होगा, मैं ऐसा करती हूँ कि आपकी जगह काम पर मैं चली जाती हूँ और मैं पैसे कमाकर आपका इलाज भी करवाऊंगी और साथ में परिवार को भी चलाऊंगी। माँ जब अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका और उसके पति का सपना था कि बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाए, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि बेटी को काम करना ही होगा वरना वो लोग भूखे मर जाएंगे। वो कहती है कि ठीक है बेटी तू जाकर देख ले, और इसके बाद एक दिन जो माँ होती है वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है और सभी घरों का काम दिखा देती है। लेकिन यहाँ पर जैसे अंजलि माँ की जगह पर काम करने के लिए जाने लगती है तो उसी दौरान अंजलि को बहुत कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन घरों में माँ काम किया करती थी वहां पर कुछ जवान लड़के भी रहा करते थे और उन्हीं में से कुछ लड़के अंजलि की तरफ गंदी निगाह रखा करते हैं और उसे तरह तरह से छेड़ा करते हैं। ये बातें अंजलि से बिल्कुल भी सहन नहीं होती है और जब वह यह बात अपनी माँ को बताती है तो माँ भी बेटी की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अंजलि फिलहाल घर की जिम्मेवार थी तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद अंजलि अपनी स्कूली पढ़ाई के दम पर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगती है और ढूंढने से उसे एक नौकरी मिल भी जाती है, जिस नौकरी के अंदर उसे
10,000 रुपए मिलने थे और यह रुपए उसके लिए काफी थे उसके परिवार को चलाने के लिए और साथ में उसकी मां की दवाइयों के लिए। तो इसी वजह से अंजलि उसी नौकरी को करने लगती है, लेकिन वहां पर भी उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि अंजलि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जो यहां पर अंजलि का बॉस होता है उसकी नीयत में खोट था और वह अंजलि को गलत निगाहों से देखकर ही उसे नौकरी दिया था। और जब वह एक दिन उसके पास आकर छेड़खानी करने लगता है तो अंजलि उसे धमका देती है, लेकिन तभी जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि तुम क्या जानती थी, क्या तुम्हें पढ़ाई लिखाई के दम पर यह नौकरी मिली है? मैंने तुम्हारी खूबसूरती को देखकर नौकरी दी है, अगर तुम्हें यह सब कुछ मंजूर है तो तुम यहां पर रह सकती हो, वरना बेशक से तुम यहां से जा सकती हो। अब इस बात को सुनकर अंजलि को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहां पर बिल्कुल भी नौकरी नहीं करनी। हालांकि उसे अपनी मां का ख्याल आता, अपने घर का ख्याल आता है, लेकिन वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती और इसी वजह से वह उसे साफ साफ मना करके वहां से वापस लौट आती है। इसके बाद अंजलि अपने घर के अंदर आती है, लेकिन मां कहती है कि बेटी तू इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्या हाफ डे मिल गया? तो उसके बाद जो अंजलि होती है वह बताना तो चाहती है अपनी मां को, लेकिन कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि मां की तबीयत खराब रहा करती है और घर की जिम्मेवारी उसे उठानी है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मां, आज बॉस बाहर गए हुए थे तो ऑफिस जल्दी बंद हो गया है, तो अब मैं कल ऑफिस जाऊंगी। ऐसा कहकर वह मां को तो समझा देती है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही है और वह सोच रही है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि उसके घर का गुजारा भी हो सके और साथ में मां का इलाज भी हो सके। यही बात सोचते सोचते उसे पूरी रात निकल जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही वो उठती है तो उसके बाद मां कहने लगती है बेटा ऑफिस नहीं जाना, काफी देर हो गई है, आज काफी लेट उठी है। तो उसके बाद अंजलि अपनी मां की तरफ देखती है और झूठ बोलकर घर से निकल जाती है तैयार होकर कि हाँ मां, मैं ऑफिस जा रही हूं, क्योंकि वह अपनी मां को दुख नहीं देना चाहती, बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं देख सकती। इसी वजह से वह जैसे बाहर जाती है तो बाहर जाकर वह इधर उधर देख रही थी और तभी अचानक से उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ती है। जब वह चाय की दुकान को देखती है तो उसे लगने लगता है कि इस चाय के काम को तो मैं भी कर सकती हूं, क्योंकि वहां पर उस चाय की दुकान को एक महिला चला रही थी और उसे देखकर वह काफी ज्यादा इंस्पायर होती है। उसके बाद वह उस महिला के पास जाती है और वहां पर जाकर उससे पूछने लगती है कि आंटी, अगर आप बुरा ना मानो तो इस चाय की दुकान से कितना पैसा कम जाया करता है? तो उसके बाद जो वह चाय की दुकान चलाने वाली महिला होती है वो कहती है कि बेटी, इस चाय की दुकान से इतना पैसा कम जाता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उन सभी की देखभाल खुद से कर लिया करती हूं और जो मेरे पति के पैसे होते हैं वो सेब घर पर बस जाया करते हैं। इस बात को सुनकर अंजलि को बड़ी हैरानी होती है और वह सोचने लगती है कि अब इधर उधर नौकरी क्यों देखनी, क्योंकि जहां पर भी मैं नौकरी करूंगी या कुछ भी काम करूंगी तो लोग मुझ पर गलत निगाहें रखेंगे और ये चाय का काम ऐसा ये खुले में हुआ करता है तो कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। इसी वजह से वह उससे पूछने लगती है कि कितना रुपए का खर्चा आएगा। तो यहां पर जो महिला होती है उसे बता देती है कि इस चाय की दुकान को चलाने के लिए ज्यादा पैसों का तो खर्च नहीं आएगा, बस तुम्हें एक जगह चाहिए जहां पर तुम चाय बना बनाकर दूसरों को पिला सको और थोड़ी बहुत बैठने की जगह बनानी होगी। इसके बाद जो अंजलि होती है उस आंटी से इंस्पायर्ड होकर उस चाय की दुकान को एक सड़क के किनारे खोल लेती है और वहीं पर लोगों को चाय बेचने लगती है। लेकिन अंजलि की जो खूबसूरती होती है वो यहां पर भी उसके पीछे नहीं छोड़ती है और जब लोग इसको चाय बनाते हुए देखते हैं तो तरह तरह की बातें इसके बारे में करते हैं। कहते हैं कि जवान भी हो, खूबसूरत भी हो तो कहीं पर नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती और मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी भी होगी। लेकिन तभी जो अंजलि होती है वो इस बात को सुनकर अनसुनी कर देती है और अंदर ही अंदर मुस्कुराया करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने सभी काम करके देख लिए हैं, जिन बातों को ये लोग कह रहे हैं वो सब उससे काफी पीछे रह गए हैं। अंजलि रोज सुबह सुबह ड्यूटी के टाइम पर घर से निकला करती और शाम को जब ड्यूटी ऑफ होने का समय होता है उसी समय अपने घर चली जाया करती। दिन भर में लगभग 500 से 600 रुपए वो कमा लिया करती और इस हिसाब से अच्छा खासा मुनाफा उसे बचने लगता है। जितना वो नौकरी से कमाती उससे ज्यादा पैसा कमाती है और अच्छी तरह से अब उसका समय व्यतीत होने लगता है। उसी शहर के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विशाल, और विशाल एक अमीर बाप का बेटा है, लेकिन वो जितना अमीर है उतना ही सहज है और सरल है और उसे दिखावे की जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती, क्योंकि अमीर लोग अक्सर दिखावा किया करते हैं अपनी महंगी महंगी चीजों का और अपने बड़े बड़े बिजनेसों का, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो तो सादा सिंपल तरीके से रहा करता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिया करता है। एक दिन वो विशाल होता है, वह अपनी किसी मीटिंग को लेने के लिए जा रहा था और जैसे वो वहां से वापस लौटता है तभी अचानक से उसकी नजर चाय बनाने वाली अंजलि पर पड़ती है, जो कि रोड किनारे अपनी चाय की दुकान लगाकर सभी लोगों के लिए हंसते हुए चाय बना रही थी। जैसे विशाल अंजलि को देखता है तो एकदम से अपनी गाड़ी रोकता है और रिवर्स में गाड़ी ले जाकर रोड के दूसरी साइड गाड़ी को खड़ा करके अंजलि को नजर भरकर देखने लगता है। अंजलि देखने में जितनी सादा सिंपल उसे लगती है, उसे देखते ही वो पहली नजर में पसंद कर लेता है और उसके बाद अपनी गाड़ी को वही रोड किनारे लगाकर सीधा अंजलि के पास चला जाता है और वहां पर बैठकर उससे चाय का ऑर्डर कर देता है। इसके बाद जो विशाल होता है रेगुलर यहां पर आने लगता है और अंजलि को वहीं पर बैठा बैठा देखा करता और उसके हाथ की चाय पिया करता। अंजलि भी मुस्कुराते हुए उसके लिए चाय बनाया करती और उसको पीने के लिए चाय दिया
करती। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 10-15 दिन लगातार जो विशाल होता है वह अंजलि की तरफ घूर घूर कर देखा करता है और इस बात के बारे में अंजलि को भी महसूस होता है, लेकिन इन चीजों का सामना उसे रोज के रोज करना पड़ता था, तो इसी वजह से वह इस पर ज्यादा गौर नहीं देती है, क्योंकि अक्सर यहां पर इस तरह के लड़के आ जाया करते हैं। तो ऐसा ही वो विशाल को समझ रही थी, लेकिन विशाल बिल्कुल डिफरेंट था। और जब उसे 10-15 दिन यहां पर आते हुए हो जाते हैं, तो एक दिन जो विशाल है वो आते ही अंजलि से कहने लगता है कि मैं काफी दिनों से आपके यहां पर आ रहा हूं और आपको देख भी रहा हूं, आप देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हो और देखने से लगता है कि पढ़ी लिखी भी होंगी, तो आप कहीं पर अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेती। इस बात को सुनकर अंजलि मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बाबूजी, ये जो मेरी खूबसूरती है ना, यही तो मेरी दुश्मन है। इसके बाद जो विशाल होता है वह पूछने लगता है कि कैसे, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन कैसे है। इसके बाद अंजलि कहती है कि बाबूजी, कहां आप मेरी बातों में पड़ रहे हो। लेकिन तभी विशाल कहता है कि नहीं नहीं, बताओ क्या बात है, किस तरह से तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन है। तो उसके बाद अंजलि पूरी बात उसे बताने लगती है, बताती है कि किस किस तरह से वो लोग यहाँ पर आए थे और किस तरह से उसके पिता की मौत हो गई, और उसके बाद माँ दूसरों के घरों में काम करके उसे स्कूली पढ़ाई करवाती है। लेकिन उसके बाद जब उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो वह जहां पर काम करने के लिए जाती है वहीं पर लोग उस पर गंदी निगाह रखा करते हैं, और इसी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान होकर इस चाय की दुकान को खोलकर यहाँ पर बैठी है। अब यह बात सुनकर विशाल उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है, लेकिन वहीं पर जो अंजलि होती है वह इस बात को कहते हुए काफी उदास हो गई थी। लेकिन तभी विशाल कहता है कि कोई बात नहीं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हुआ करता, काम को देखने का नजरिया हुआ करता है, और तुमने अपने काम में मेहनत की है तो यही काम तुम्हारे लिए अच्छा है। इस बात को सुनकर अंजलि सहज हो जाती है, लेकिन तभी अंजलि विशाल से पूछने लगती है कि साहब, मैं भी कई दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपसे पूछ सकती हूँ। तो इसके बाद विशाल कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, पूछो क्या बात है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वह विशाल से पूछने लगती है कि मैं आपको देख रही हूँ काफी दिनों से, और आप काफी अच्छे कपड़ों में आया करते हो और गाड़ी से यहाँ पर आया करते हो, तो मेरे ख्याल से आप इतने गरीब तो नहीं हो जो आपको ऐसी दुकान पर चाय पीने की जरूरत पड़ गई, तो फिर आप किसी बड़ी दुकान पर चाय क्यों नहीं पी लेते। तो उसके बाद जो विशाल होता है वो एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर चाय पीने का कारण मेरा ये नहीं है, मुझे दरअसल सिंपल चीजें काफी अच्छी लगा करती हैं, और वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चाय पीना या किसी भी काम को करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करता है। मैं अमीर जरूर हूं, मेरे पास कंपनियां भी हैं, मेरे पिता के पास ढेर सारी दौलत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जमीन से जुड़ना ही पसंद किया करता हूं। इसके बाद अब उन दोनों में काफी अच्छी खासी बातचीत होने लगती है, और धीरे धीरे 10 से 15 दिन भी बीत जाते हैं। 10-15 दिन निकलते निकलते उन दोनों को एक दूसरे से दोस्ती हो गई थी, और तभी एक दिन जब विशाल चाय पीकर वापस से अपने घर जाता है शाम के समय, तो वहां पर उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटा कल के लिए तैयार रहना, कल तुम्हारी सगाई के लिए मैंने एक लड़की देख रखी है, वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं और वो तुमसे बातचीत करेंगे। अब इस बात को सुनते ही विशाल एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वह मन ही मन अंजलि से प्यार कर बैठा है और उसे ही अपने जीवन साथी बनाना चाहता है। लेकिन फिलहाल वह चुपचाप रह जाता है और रात भर इस बारे में सोचता है। दूसरे दिन सुबह जैसे ही होती है, तो सुबह सुबह जब लड़की वाले का आने का टाइम होता है, उससे पहले विशाल अपनी गाड़ी में बैठता है और आज और दिन के उलट वहां पर चला जाता है जहां पर अंजलि चाय की दुकान लगाया करती थी, और वहां पर जाकर पहले तो चुपचाप जाकर चाय की दुकान पर बैठ जाता है और अपने लिए चाय ऑर्डर कर देता है। लेकिन आज अंजलि जैसे ही विशाल को चुपचाप बैठा हुआ देखती है, तो कहने लगती है कि बाबूजी क्या हुआ, आप इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हुए हो। तो इसके बाद जो विशाल होता है वह अंजलि की तरफ देखता है और वहां पर और कोई व्यक्ति नहीं था, तो इसी वजह से जो विशाल होता है वह खड़ा होकर कहने लगता है कि अंजलि देखो, मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दे सकती हो। अब इस बात को सुनकर अंजलि पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि सामने करोड़पति व्यक्ति था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ मांगना चाहता था। तो उसके बाद अंजलि कहती है कि हाँ बाबूजी बताओ आपको क्या चाहिए। तो इसके बाद जो विशाल होता है वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अब इस बात को सुनते ही अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगती है कि साहब आप ये क्या कह रहे हो, इस तरह का मजाक हम लोगों के साथ मत करो, हम गरीब भले ही हैं लेकिन हमारे अंदर भी फीलिंग हुआ करती है और ऐसा मत कीजिए। लेकिन तभी जो विशाल होता है वो उससे कहने लगता है कि अंजलि दरअसल मैं तुम्हारे यहाँ पर चाय पीने इसीलिए आया करता था क्योंकि पहली नजर में मैं तुमसे प्यार कर बैठा था। एक दिन मैं मीटिंग को लेकर वापस जा रहा था तो उसी दौरान मेरी नजर तुम पर पड़ी और उसके बाद मैंने गाड़ी बैक करके यहीं पर लगा दी और उसके बाद से रोज रोज तुम्हारे पास चाय पीने के लिए आने लगा। तो मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं और तुम्हारे साथ जिंदगी को बिताना चाहता हूं। मेरे घर वाले मेरी शादी एक और लड़की से कराना चाहते हैं और आज मेरी सगाई थी, लेकिन सगाई छोड़कर मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि मैं तुमसे ये बात पूछ सकूं कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो या नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारे और अपने बारे में बता दूंगा और तुम ही से शादी करूंगा। अब इस बात को सुनकर अंजलि चुपचाप रह जाती है और थोड़ी देर रुकते हुए वो कहने लगती है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तभी जो विशाल होता है वो कहने लगता है कि क्यों, मेरे में कोई खराबी है क्या, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद अंजलि कहती है कि नहीं साहब वो वाली बात नहीं है, दरअसल मैं काफी ज्यादा गरीब हूं और आप बहुत ज्यादा अमीर हो। लोगों को
पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। लेकिन तभी जो विशाल है वो कहता है कि मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे मेरे घर वालों से फर्क पड़ता है। बस तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारे बारे में जितनी भी बातें मुझे अब तक पता है उन सभी से मेरे लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकता हूं। इस बात को सुनकर अंजलि थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और कहने लगती है कि साहब, ये शादी ब्याह का मामला है तो मुझे इसके लिए अपनी मां से बात करनी होगी और उसके बाद ही मैं आपको बता सकती हूं। इस बात को सुनकर विशाल थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करना, कल तक अपनी मां से पूछ लेना और उसके बाद कल मैं फिर से यहीं पर आऊंगा, तो कल तुम मुझे बता देना कि आगे क्या करना है। ऐसा कहकर विशाल वहां से चला जाता है और यहाँ पर जो अंजलि होती है पूरी तरह से असमंजस में फंस जाती है, क्योंकि सामने एक करोड़पति लड़का था जो कि उससे शादी करना चाहता था उसकी खूबसूरती को देखकर, और अब तक उसे केवल मतलबी लोग ही मिले थे। इसके बाद वह धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे वो अपने घर जाती है तो अपनी माँ को विशाल के बारे में सारी बातें बताती है। इससे पहले वो कई बार विशाल के बारे में अपनी माँ को बता चुकी है कि एक अमीर व्यक्ति उसकी चाय की दुकान पर आया करता है और वह देखने में काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अंजलि जब से विशाल को देख रही थी उसके बाद से ही वह काफी कुछ उसके बारे में सोचा करती थी और इन्हीं बातों को अपनी माँ को बताया करती थी। लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाई थी कि उसे भी उससे प्यार हो गया है, और जब आज उसने अपने प्यार का इजहार किया है तो उसे भी उसके प्रति प्यार महसूस होने लगा है। घर जाकर जैसे उसकी माँ इस पूरी बात को सुनती है कि इस तरह से वह लड़का इससे शादी करना चाहता है, तो उसके बाद माँ कहती है कि बेटी, अगर सच में वो लड़का तुझसे प्यार कर बैठा है और तुझसे शादी करना चाहता है तो बेशक से उससे शादी कर ले, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब रहा करती है, ना जाने कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए और उसके बाद तू पूरी तरह से अकेली रह जाएगी। ऐसा कहते हुए माँ की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और तभी अंजलि अपनी माँ को अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि माँ, तुम ऐसा मत बोलो, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माँ ने हामी भर ली थी और अंजलि भी इस बात के लिए तैयार थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे वो चाय की दुकान पर जाती है तो आज भी सुबह सुबह जो विशाल होता है वह उसके पास आ जाता है और आकर उसका जवाब मांगने लगता है। तो यहाँ पर अंजलि विशाल को देखकर मुस्कुरा जाती है और इस मुस्कुराहट के पीछे हामी भरी हुई थी, इस बात को विशाल समझ जाता है। उसके बाद जो विशाल होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी दुकान को बंद करो और मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर जो विशाल होता है कल के दिन अपने घर ही नहीं पहुंचा था और माता पिता इस बात से बड़े ही नाराज थे। शाम के समय उसने अपने पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया था और कहा था कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना मैं जीवन भर ऐसे ही व्यतीत कर दूंगा और बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। माता पिता भी उसकी इस बात के लिए मान तो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि लड़की को तो दिखा दे। तो इसी वजह से जो विशाल होता है अंजलि को अपने साथ बिठाता है और वहां से सीधा अपने घर ले जाता है, जहां पर उसके माता पिता लड़की को देखने के लिए बेकरार बैठे हुए थे। जैसे ही यहां पर विशाल के साथ वह अंजलि को देखते हैं तो देखते ही माता पिता को भी लड़की एकदम से पसंद आ जाती है, क्योंकि अंजलि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद विशाल जाकर अपने माता पिता से उसका परिचय कराता है और यहां पर अंजलि जाते ही सबसे पहले विशाल के माता पिता के पैर छूने लगती है। इसके बाद विशाल के माता पिता जब अंजलि से बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान वह उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और यहाँ पर जो विशाल के माता पिता होते हैं वह अंजलि की मां से मिलने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल और अंजलि के माता पिता एक साथ इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद शादी की एक तारीख तय कर दी जाती है। दोनों ने वैसे तो प्यार किया था, लेकिन यहाँ पर माता पिता उनकी अरेंज मैरिज कराना चाहते थे, क्योंकि इकलौता लड़का था और उसने जिद कर ली थी कि शादी करेगा तो उसी से करेगा। तो विशाल के पिता शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं और यहाँ पर विशाल और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो विशाल होता है वह अंजलि की मां का एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी करवाता है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो अंजलि की मां होती है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और स्वस्थ होकर उन्हीं के साथ रहने लगती है, क्योंकि विशाल को पता है कि अंजलि की मां का उसके सिवा कोई भी नहीं है। तो इसी वजह से वह उसे अपने साथ रखता है और वो लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।